हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अध्याय 3 को देखेंगे, जिसमें कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र शामिल है। यह जो चैप्टर है आपके बिहार के जो भूगोल है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि बीपीएससी मेंस और बीपीएससी प्रीलिम्स दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं बिहार के लिए कृषि क्यों महत्वपूर्ण है। पहली बात कि हमारी जो आबादी है 88.7% किसके अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार, जो कि गाँव में रहती है, यानी कि लगभग 90% जो आबादी हमारी है आज भी कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आप बताइए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए कृषि इम्पोर्टेंट है या नहीं। दूसरा, ये जो 2000 में हमारा विभाजन हुआ था झारखंड के साथ, उसके बाद आपको पता है जो खनिज संसाधन थे वे कहाँ चले गए, दक्षिणी राज्य यानी कि झारखंड में, और बाकी जो हम बचे यहाँ पे अधिकांश आपको गंगा वाले जो प्लेन है इसमें आप कृषि कार्य कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है। यहाँ पे आपको क्षेत्र दिए गए हैं और यहाँ पे वर्ष दिए गए हैं। अब देखिए कृषि, वन और मत्स्य खेत, इसमें अब देखिए धीरे धीरे कमी आती जा रही है। 15-16 में कितना था, 21.2, फिर 7, 4, 20 और आज जाकर कितना हुआ है 18.7%। लेकिन एक क्षेत्र में आप देखेंगे पशुधन, इसमें अब देखिए 5.7, 5.6, 5.7, 8, 9 और ये आज जाकर के ये जो है सर्वाधिक वृद्धि कर रही है पशुधन। यानी कि अगर कृषि क्षेत्र के हिस्से में पशुधन को माने तो ये जो पशुधन है सर्वाधिक वृद्धि कर रही है 9.1% के चक्रवृद्धि दर से। आप देखिए यहाँ पे बाकी सब जो है ये जो कृषि, वन एवं मत्स्य खेत है ये कितने के दर से है 4.5%। इसी प्रकार से फसल जो है 1.6% के हिसाब से चल रही है, जो कि अभी 9.7 है। वानिकी और काष्ठ उत्पादन ये नॉर्मल है देखिए। लेकिन अगर इन सब में सर्वाधिक दृष्टि डालें तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पशुधन हो जाता है, क्योंकि इसकी जो वृद्धि है 9.1% के दर से चल रही है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं राज्य में कृषि क्षेत्रफल का राज्य घरेलू उत्पादकों की संरचना, इसमें देखिए पशुधन, यहाँ भी वो जो ग्राफ था चार्ट उसी के अनुसार एक ग्राफ बनाया गया। आप देखिए इसमें भी बढ़ता गया है, देखिए ध्यान से आप, पशुधन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये 32% हो गया आपके ये जो कृषि क्षेत्र है उसमें। एक प्रश्न है, फसल, पशुधन और वानिकी राज्य में कृषि प्रदर्शन तेज करने की कुंजी है। आपको बताना है कि जो फसल, पशुधन और वानिकी राज्य में कृषि प्रदर्शन तेज करने की कुंजी है। भूमि संसाधन, हम जानते हैं भूमि संसाधन, आपको पता है जब हमारे यहाँ खनिज संसाधन काफ़ी कम है तो हमारे लिए बचता है क्या, भूमि संसाधन। आपको ये भी पता है कि जो उत्पादन के कारक होते हैं उसमें श्रम और पूंजी के अलावा एक भूमि संसाधन भी महत्वपूर्ण होता है। इसी के आधार पर जो होता है उत्पादन के कार्य किए जाते हैं। अगर हम बात करें भूमि पैटर्न की तो बिहार के लिए भूमि पैटर्न लगभग अपरिवर्तित रहा है, यानी कि जो उत्पादन किया जा रहा है या फिर जिस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है वही पैटर्न लगभग अभी चलता जा रहा है। राज्य में 3 वर्ष में 56% भूमि का उपयोग जो हुआ फसलों के लिए हुआ है। और आप देखिए 3 वर्ष में 56% जो भूमि हुआ है किसके लिए, फसलों के लिए, यानी कि अभी भी जो भूमि है किसके लिए उपयोग किया जा रहा है, फसलों के लिए। इसी प्रकार शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है 2018-19 में 51.67 लाख हेक्टेयर है, जो कि कुल बुआई क्षेत्र का कितना है 55.2%। वर्ष 2018-19 में वन क्षेत्र 6.2 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.6%। ये सब जो फैक्ट है आपके बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर भी प्रश्न पूछा गया था वन से संबंधित। इसी प्रकार से वर्ष 2018-19 में कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि
यानी कि गैर कृषि भूमि कितना है 21.5 लाख हेक्टेयर, जो कि कुल क्षेत्रफल का 23% है। यानी कि कुल क्षेत्रफल जो है उसका 23% अनुपलब्ध भूमि है कृषि के लिए, यानी कि ये इसके काम का नहीं है। इसी प्रकार से कुल गैर कृषि भूमि को देखें तो कितना है 41.92 लाख हेक्टेयर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 45% है ना। कुल गैर कृषि भूमि कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 45%। यहाँ आप देख सकते हैं भूमि उपयोग के, इसमें देखिए निवल बुआई क्षेत्र कितना है 55%, यानी कि इसमें बुआई हो रही है। वन में 6.6, अभी हमने जो चार्ट देखा उसी का यहाँ पर ये है। इसी प्रकार से कृषि ऊसर भूमि, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कितनी है 23%। आप यहाँ पे इसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। वन, निवल बुआई क्षेत्र, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि आदि। यहाँ पे इतने सारे आंकड़े हैं, आपको सारे में ध्यान रखना है, जो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दे दिया गया है। हम जानते हैं शुद्ध बुआई क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पे होती है, पूर्वी चंपारण में। अब देखिए सर्वाधिक जो बुआई क्षेत्र है पूर्वी चंपारण में और सबसे न्यूनतम है शिवहर में। आपको पता है जो पूर्वी चंपारण है वो बड़ा जिला और शिवहर आपको बहुत छोटा जिला है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर न्यूनतम होगी बुआई क्षेत्र। सर्वाधिक सखल जो फसल सघनता है वो कहाँ पे है, शिवहर में। अब देखिए बुआई क्षेत्र यहाँ पे कम है, लेकिन अगर सघनता की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ है, शिवहर में, यानी कि उत्पादन काफ़ी अधिक हो रहा है। इसके बाद सहरसा और जहानाबाद आता है। फसल गहनता के अंदर क्या होता है कि एक ही जो खेत होते हैं उसके अंतर्गत एक वर्ष में कितने फसल उत्पादन किए जा रहे हैं। ये देखिए फसल गहनता के अंतर्गत एक ही खेत से एक कृषि वर्ष के दौरान कई फसलें प्राप्त की जाती है। जिसका जो सूत्र है ये देखिए आप, फसल गहनता बराबर सकल फसल क्षेत्र बटा शुद्ध बुआई क्षेत्र, यानी कि शुद्ध बुआई क्षेत्र में कितना सकल फसल क्षेत्र है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये कितना है 1.91% कितना है इसका, शिवहर का। दूसरे नंबर पर है सहरसा का 1.90 और जहानाबाद का 1.83%। जो सर्वाधिक गैर कृषि भूमि है वो कहाँ है, गया में, यानी कि जो गया में है सर्वाधिक जो भूमि है वो गैर कृषि है। इसके बाद जमुई और पश्चिमी चंपारण में है। सर्वाधिक जो परती भूमि है वो कहाँ पे है, अररिया में है, यानी कि कृषि की जाती है लेकिन पिछले 4-5 साल से छोड़ दिया जाता है, तो परती एक तरह से है। एवं न्यूनतम कहाँ पे है, रोहतास और बक्सर में। सर्वाधिक परती भूमि कहाँ पे, अररिया में, और न्यूनतम रोहतास और बक्सर में है। बिहार में अगर जोतों की बात करें तो पहले हम देखते हैं जोत कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सीमांत जोत, जो कि 1 हेक्टेयर से कम वाले क्षेत्र को कहते हैं। दूसरा है लघु, 1 से 2 हेक्टेयर वाले भूमि को कहते हैं। तीसरा अर्ध मध्यम, 2 से 4 हेक्टेयर के बीच वाले। मध्यम क्या होते हैं, 4 से 10 हेक्टेयर, और बड़ी होती है 10 हेक्टेयर से या उससे अधिक। तो आप समझ गए ना, 1 से कम वाले को सीमांत, लघु को 1 से 2 के बीच में, अर्ध मध्यम को 2 से 4, 4 से 10 वाले को कितने कहते हैं, मध्यम, और बड़ी को 10 हेक्टेयर से। तो वर्ष 2015-16 में लघु एवं सीमांत जोत बिहार में कितना था, 97% था। अब देखिए लघु और सीमांत जोत यानी कि 1 से 2 हेक्टेयर, यानी कि एक तो 1 से कम हो गया, यानी कि 0 से 2 हेक्टेयर वाले भूमि कितने थे, 97%। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बिहार में है किसानों के पास जो भूमि है वो एक टुकड़ों में है ना। बड़े बड़े किसान आप देख सकते नहीं है, 97% किसान है, उनके पास जो भूमि है कितने। तो आप समझ सकते जो अगर भूमि इनके पास कम है तो उत्पादन कम करेंगे, गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं, नहीं ना। जबकि भारत की बात करें तो 86.1% है, यानी कि भारत में लगभग 86% जो है लघु और सीमांत किसान है, और बिहार में 97% सीमांत किसान है। बिहार में औसत जोत का जो आकार है 0.39 हेक्टेयर है, जो कि संपूर्ण भारत से काफ़ी कम है। संपूर्ण भारत की बात करें तो 1.08 हेक्टेयर है।
जबकि बिहार की 0.39 हेक्टेयर। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो 97% कौन है, लघु एवं सीमांत किसान, और उनमें भी उनका जो औसत निकाले तो 0.39 हेक्टेयर आता है। आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति के पास 1 हेक्टेयर जो है भूमि भी नहीं है। भारत में भी यही हाल है, 2 हेक्टेयर भूमि भी किन्हीं के पास नहीं है। अब देखिए औसत कितना है, 1.08 हेक्टेयर, जो कि काफ़ी कम है। अर्ध मध्यम और मध्यम जोत का हिस्सा 3% होने के बावजूद राज्य के कुल क्षेत्रफल में उनका लगभग 23% हिस्सेदारी है। यानी कि अर्ध मध्यम, ये देखिए मध्यम और अर्ध मध्यम जो होते हैं, यानी कि तो उनको कितना है, 3% हिस्सेदारी होने के बावजूद तो भूमि है 23% उनके पास है। इस आधार पर आपको एक प्रश्न बनाना है। 2 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं ताकि आपके प्रीलिम्स के अलावा मुख्य परीक्षा की भी तैयारी होती जाए। तो ये प्रश्न है, जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियां और शहरीकरण के भू संसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण बिहार में जोत का विखंडन हुआ, स्पष्ट करें। आपको बतलाना है कि जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियों और शहरीकरण के भू संसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण बिहार में जो है जोत का विखंडन हुआ है। तो आप समझ गए ना क्या क्या बतलाना है आपको बतलाना है इस प्रश्न में कि जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियां और शहरीकरण किस प्रकार से बिहार के जो है भूखंड है उसे तोड़ते जा रहे हैं। आज देख रहे हैं आप शहर किस प्रकार से बस रहे हैं, तो ये जो कृषि भूमि है वो किस प्रकार से कम होती जा रही है, तो विखंडन होगा ना। इस प्रकार से आप इसको हल कीजिएगा। इसमें आप देख सकते हैं वही है सीमांत क्षेत्र बिहार के लिए, यहाँ पे ये 2010-11 के आंकड़े हैं और ये 2015-16 के। आप सीमांत हेक्टेयर में देख सकते हैं बिहार के लिए 0.25 और भारत के लिए 0.38। आपको सभी को यहाँ पे याद रखना है। ये देखिए 0.39 है और यहाँ पे आप देख लीजिए तुलना करके 2010-11 में भी था कितना, 0.39 हेक्टेयर ही था बिहार का, और आज भी कितना है 0.39 हेक्टेयर ही है। जबकि भारत का कम हुआ, देखिए 1.15 था, अब 1.08 हो गया है। बिहार में जोतों का जो विवरण है ये आप देख सकते हैं, वो परसेंट वाले आप याद रखिएगा। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए दे दिया ताकि वो एक जानकारी हो सके, वैसे आप उसके परसेंट को ही याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं फसल और बागवानी क्षेत्र के उत्पादन के बारे में। इसमें एक प्रश्न और शामिल किया गया है, उपजाऊ पहला प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप समझते चले जाइएगा। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, प्रचुर भूतल और भूजल संसाधन, अनुकूल भू आकृति एवं प्रचुर श्रम शक्ति ही राज्य में कृषि क्षेत्र में प्रगति का कारण है। अब समझिए इसको, देखिए बिहार में गंगा का बेसिन है, आपको पता है जो बिहार है उसके बीच से क्या बहती है, गंगा। अब ये जो गंगा बहती है तो आपके मैदानी क्षेत्र बनाती है, दोनों क्षेत्रों में बनाती है मैदानी। तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी आपकी होगी प्रचुर मात्रा में, भूतल है, भूजल तो है ही, क्यों, क्योंकि गंगा जो है वो गुजर रही है, तो इसके बाद जो पानियाँ हैं वो कहाँ पे हमारे भूजल में अवस्थित हो रही है। भू आकृति आपके लिए तो है ही, और प्रचुर श्रम शक्ति, आपको शुरू में बताया था श्रम शक्ति हमारे कितना है, लगभग 75% कहाँ पे है, ग्रामीण क्षेत्र का, वो कृषि कार्यों में लगे हुई है। ग्रामीण क्षेत्र कितना है, लगभग 88 से 90% के बीच में है जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ बिहार में बसी हुई है। तो यहाँ पे श्रम शक्ति भी हो गई, तो आप समझ गए, जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, प्रचुर भूतल तो है ही, भूजल संसाधन, अनुकूल भू आकृति है, क्यों, क्योंकि जो है बिहार का जो एरिया है आप इस तरह से देख सकते हैं। इधर बंगाल वाले क्षेत्र में आपको जो मौसम है और यहाँ का जो मौसम है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में काफ़ी अंतर होते हैं, तो दोनों में जो फसलों का भी अंतर है, तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, बिहार में कृषि के प्रगति का कारण है। आपको ये सब शामिल करके आपको ये जो 150 वर्ड में लिखने हैं। हम बात करते हैं जो बिहार के गंगा बेसिन मैदान में अवस्थित है उसमें। तो यहाँ जो है तीन कृषि जलवायु क्षेत्र है। पहला क्या है,
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है 8 जिले हैं, यानी हम बात करें बिहार की तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 8 जिले शामिल हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पे कितने हैं? 13 जिले। दक्षिणी क्षेत्र में 17 जिले। इसी प्रकार से कृषि रोड मैप जो है 3, उसमें कहा गया है 2017 से 22 के लिए बनाया गया था कि राज्य को कृषि क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बनाना है। फसल क्षेत्र के उत्पादन एवं उत्पादकता को देखें तो अब देखिए कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है 2019-20 में 163.80 लाख टन। कितना? 163.80 लाख टन। आप 2015 की भी देख सकते हैं। इस प्रकार से कुल अनाज जो उत्पादन हुआ है वो कितना है 160.45 लाख टन। और अनाज उत्पादकता कितनी है? आप देखिए 2703 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में 2703 किलोग्राम जो है अनाज का उत्पादन किया जा रहा है वर्ष 2019-20 में, जबकि 15-16 में कितना था 2320, यानी कि इसमें वृद्धि हुई है। आप इस सब में देख सकते हैं वृद्धि हो रही है। मुख्य अनाजों की बात कर ले तो पहले हम देखते हैं चावल के बारे में। वर्ष 2015-16 में चावल का उत्पादन कितना था 68.2 लाख टन था एवं 2114 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन किया जा रहा था। यानी वर्ष 2015-16 की बात करें तो वहाँ पे लगभग 70 लाख टन चावल का उत्पादन किया जा रहा था और उत्पादकता कितनी थी, यानी 1 हेक्टेयर में 2104 किलोग्राम जो चावल उत्पादन किया जा रहा था। लेकिन वर्ष 2019 में कितना है, यहाँ पे ये गलत है, चावल का जो उत्पादन है वो है 69.53, यानी कि लगभग 70 लाख टन और उत्पादकता है बढ़ी है, देखिए 2104 से 2245। चावल के उत्पादन के जो मुख्य जिले हैं कौन कौन है? रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। ये आपके दोनों कहाँ पर जाते हैं? आपके दक्षिण पश्चिमी बिहार में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पड़ते हैं आपके दक्षिण पश्चिमी बिहार में ये सभी इलाके चावल के उत्पादन वाले जिले। तो कौन कौन है? पहले पे रोहतास, दूसरा औरंगाबाद और तीसरा है कैमूर। चावल की सर्वाधिक उत्पादकता जो है रोहतास में है। देखिए बिहार का जो औसत कितना है 2245 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, लेकिन रोहतास में जो है 4111 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और सबसे कम है कहाँ पे? मधुबनी में 1141 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 4111 और 1141 दोनों आंकड़े आप देख सकते हैं, अलग पलट के देख सकते हैं आप इसे। तो याद रखने का ये भी तरीका है कि सर्वाधिक रोहतास में है और दूसरा सबसे कम कहाँ? मधुबनी में। नेक्स्ट है गेहूं के लिए। तो वर्ष 2015-16 में गेहूं का जो उत्पादन हुआ था 47.3 लाख टन था, जबकि 2019-20 में कितना है 55.7 लाख टन। वर्ष 2015-16 में गेहूं की उत्पादकता कितनी थी 3571 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जबकि अब कितनी है 5193 और चावल 2200 लगभग। तो इसमें गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक हो रहा है, आप देख सकते हैं राज्य में। गेहूं के उत्पादन जो मुख्य जिले हैं वे कौन कौन है? रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। हमने चावल के बारे में कौन सा पढ़ा? रोहतास, औरंगाबाद और मुंगेर, ये जो इलाके हैं। मुंगेर नहीं, कैमूर था। तो ये जो इलाके हैं उसी प्रकार से आप गेहूं के लिए भी देख सकते हैं, रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, ये आपके गेहूं के उत्पादक जो मुख्य जिले हैं। गेहूं की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पे है? बेगूसराय में, और न्यूनतम कहाँ है? गया में। और चावल में कहाँ था सर्वाधिक उत्पादकता? रोहतास में, और न्यूनतम कहाँ था? मधुबनी में। मक्का की बात करें तो 3 प्रमुख जो उत्पादक जिले हैं वह है कटिहार, पूर्णिया और अररिया। और सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ है? सुपौल में, और सबसे न्यूनतम कहाँ है? बक्सर में। देखिए उत्पादक और उत्पादकता अंतर क्या है? उत्पादक जो है सर्वाधिक उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उत्पादकता ये हेक्टेयर में मापी जाती है कि आप इस क्षेत्र में 1 हेक्टेयर में कितना आप उत्पादन कर रहे हैं। तो इस मामले में सर्वाधिक कौन है? आगे सुपौल है, और न्यूनतम कौन है? बक्सर है।
दलहन के मामले में जो 3 प्रमुख जिले हैं वो कौन कौन है? आपकी राजधानी पटना, सुपौल और मधुबनी। जबकि सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ है? पूर्वी चंपारण और न्यूनतम अररिया में। गन्ना की बात करें तो 3 प्रमुख जिले इसमें हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज। और सर्वाधिक उत्पादकता है किशनगंज में और न्यूनतम कहाँ है? सीतामढ़ी। एक योजना है मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत चुनिंदा प्रजाति के प्रमाणित बीजों की खरीद पर अधिकतम 2.5 एकड़ खेती के लिए, यहाँ पे एकड़ है, एकड़ खेती के लिए 180 प्रति क्विंटल सब्सिडी दी जाती है। हम बागवानी की बात करें तो इसमें फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों आदि को शामिल किया जाता है। इसमें औषधियों को भी शामिल किया जाता है। ये जो है राज्य के सकल क्षेत्रफल में फल और सब्जियों का जो हिस्सा है कितना है? 6% है। लेकिन कृषि उत्पादों के कुल मूल्य में ये जो उत्पादन में हम 6% मान रहे हैं, लेकिन जो मूल्य में है ये कितना है? 35%। आप सोच सकते हैं कि इनका हिस्सेदारी लगभग 35% है और उत्पादन 6% ही हिस्सेदारी है। यानी मूल्य सर्वाधिक किनको मिलती है? बागवानी क्षेत्र को। इसमें बात करें तो देखिए उत्पादकता में देखिए सर्वाधिक क्या है? केले का। लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक आम का होता है। सर्वाधिक उत्पादकता किसका है? 43.4% जो है टन है किसका है? केले का। पिछले 3 वर्षों में सभी फलों के कुल उत्पादन में जो है आम की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। यानी कि सभी फलों की बात करें तो उत्पादन में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी केले के बजाय आम की है और दूसरे नंबर पे आती है केले। और उत्पादकता में सर्वाधिक है, ये देखिए केला उत्पादकता। हमने अभी ग्राफ देखा, चार्ट देखा पिछले स्लाइड में। लेकिन अगर कुल उत्पादन की बात करें तो उसमें आम सर्वाधिक है और सबसे कम खरबूजे का। जो टॉप 3 केला उत्पादक जिले हैं वो कौन कौन है? आप देखिए कटिहार, वैशाली और मुजफ्फरपुर। जबकि आपको लगता हो कि वैशाली प्रथम नंबर पे है, नहीं, सेकंड नंबर पे है वैशाली। फर्स्ट पे कौन है? कटिहार, वैशाली और तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर। जो टॉप 3 जो है आम उत्पादक जिले हैं वे कौन कौन है? दरभंगा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। और अमरूद के मामले में नालंदा, मुजफ्फरपुर और रोहतास। यहाँ पे आप फसलों का चार्ट देख सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बस यहाँ पे दे दिया गया तो आपकी एक बार आप नज़र देख लें इस पर। सब्जियों की बात करें तो पिछले 3 वर्षों में सब्जियों के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है ये देखिए शकरकंद की हुई है। आपको फैक्ट भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है? आलू, प्याज, शकरकंद, मूली आदि। तो इस प्रकार से आपको जवाब देना है। आगे है 48% जो कृषि भूमि पर है क्या किया जाता है? आलू का उत्पादन किया जाता है। यही कारण है कि सर्वाधिक उत्पादकता आलू की ही रही है। अब लगभग 50% जो है खेत पर आप आलू उत्पादन करेंगे तो उत्पादकता किसकी रहेगी? सर्वाधिक आलू की रहेगी। ये देखिए यहाँ पर पशुपालन, मछली पालन और दूध उत्पादन के बारे में बात करें तो वर्ष 2019-20 में पशुधन का राज्य के जीएसडीपी में 6% और कृषिगत सकल घरेलू उत्पाद में 32% है। हमने शुरू ही पढ़ा 9% जो चक्रवृद्धि है दर से उस प्रकार से बढ़ रही है और हिस्सेदारी इसकी कितनी थी? 32%, जो कि जो कृषि का क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक है पशुधन की। पशुधन जो है 2003 में था 2.69 करोड़, जो कि आज बढ़ करके 3.65 करोड़ हो गए। यानी कि कुल कितनी? लगभग 29% की वृद्धि हुई है। कुल आप 30 मान सकते हैं इसे, लेकिन आपको बिहार देना तो आपको फैक्ट याद रखना होगा, तो 29.29% ही मानिए। दूध उत्पादन की बात करें तो ये देखिए 2015-16 में 82.88 लाख टन था, लेकिन 2019-20 में अब कितना हुआ? 104.83 लाख टन। सर्वाधिक दूध की प्राप्ति होती है गायों से, उसके बाद भैंसों से होती है। मछली पालन की बात करें तो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.8% भाग जो है जल संसाधन से संपन्न है। प्राथमिक क्षेत्र का जीएसडीपी में हिस्सेदारी कितना है? 8% और 3
जो प्रमुख मछली उत्पादक जिले कौन कौन है? मधुबनी, पूर्वी चंपारण और दरभंगा। आम में भी आपका दरभंगा है और तीसरे नंबर पे है मछली उत्पादन में। सर्वाधिक उर्वरक जो है, हम यहाँ पे एक फैक्ट अलग से, क्योंकि उसमें ज़्यादा फैक्ट नहीं था इसलिए इस पॉइंट को यहीं पे जोड़ दिए। तो सर्वाधिक उर्वरक खपत कहाँ पे होती है? वो पूर्णिया में होती है और सबसे न्यूनतम खपत होती है शिवहर में। ये आप देख सकते हैं बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पादन के बारे में। तो आप देखिए दूध जो हुआ 2019-20 में 104 लाख टन, मछली देखिए आप 6.41, मांस और यहाँ पे अंडे वगैरह की। तो आप इस पे दूध और मछली का यहाँ पे देखिएगा, ये ग्राफ है दूध का। आप देख सकते हैं 2014-15 में ये काफ़ी उठा, उसको फिर से डाउन हुआ, उसका फिर से अप हो रहा है। नेक्स्ट है सिंचाई के बारे में। कुल जो सिंचित क्षेत्र है 2009-10 में कितना था? 44.33 लाख हेक्टेयर था, जबकि 2018-19 में बढ़कर के 54.93 लाख हेक्टेयर हो गया, यानी कि जो सिंचाई वाले क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई है। इससे वो सर्वाधिक राज्य में होती है, यानी कि बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूपों से होती है, यानी कि कुएं वगैरह में पाइप लगा करके इसे प्राप्त किया जाता है। तो आप देखिए सर्वाधिक 63.63% क्या है? नलकूप से होती है, उसके बाद नहर से और अन्य से 6.3%। जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है रोहतास है और सबसे न्यूनतम कौन है? शिवहर। अब देखिए चावल उत्पादन में भी रोहतास आगे है ना। इसी प्रकार से नहरों से सिंचाई के मामले में 3 प्रमुख जिला कौन कौन है? रोहतास, पश्चिमी चंपारण और औरंगाबाद। ये देखिए यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, जहाँ पे सिंचाई अच्छे तरह से हो रही है वहाँ पे उत्पादन भी काफ़ी हो रहा है। तो आपने देखा था चावल का उत्पादन किस प्रकार से और गेहूं का उत्पादन किस प्रकार से रोहतास में किया जा रहा है। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो समस्तीपुर, सीतामढ़ी और कटिहार में होती है। ये आप देखिए ये ग्राफ है, ये नहरों की है। इसी प्रकार से तालाबों के आप देख सकते हैं काफ़ी कम है, नीचे कुएं नलकूप वगैरह के लिए, ये देखिए आप, और अन्य स्रोत में काफ़ी हो जाते हैं। तो सर्वाधिक कौन सी होती है? नलकूप। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपके इसका जो PDF है उसे आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी इसमें दिक्कत होती है तो उसे कमेंट में आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।